हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज हम लोग अपने यहाँ चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे टॉपिक जो हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं, ये आपके नाबार्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी, फेज 1 और फेज 2 दोनों ही पोर्शंस के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से कि प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है। प्लांट न्यूट्रिशन इज अ मिनरल एलिमेंट इज अ कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को भी ग्रोथ के लिए कई तरह के न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी को पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कई तरह के रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जस्ट लाइक जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, विटामिन की, उसी तरह प्लांट को भी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मिनरल्स और विटामिन प्लांट यूज करता है, इट इज यूजफुल फॉर द प्लांट मेटाबॉलिक एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द life cycle of the plant. I am showing you here the life cycle of the plant. Here is the seed, then it is seedings, juvenile, it's a small plant, then this is adult, then again flower, fruits, and then again seeding. So in this life cycle from seed to the adult plant, there are various phases where this plant required nutrition in the form of some mineral elements. Moreover, plant metabolic के लिए भी there are some plants, just like for digestion we required some metabolism, just like we required for digestion we required magnesium powder. जनरली डॉक्टर ये हमको लिखता है, उसी तरह प्लांट की भी मेटाबॉलिक चीजों को, डाइजेशन सिस्टम को, एब्जॉर्प्शन सिस्टम को, जो भी इसके अंदर प्रोसेस है, उसको इजीली और इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम लोग मिनरल की फॉर्म में न्यूट्रिशंस को देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है। इसके वेरियस क्लासिफिकेशन वेरियस साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे में दिए हैं, बट मुझे लगता है कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाय द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो we classify this major nutrient on the basis of amount required. It is a major nutrient जिसमें आते हैं NPK, secondary nutrient is like calcium, magnesium and sulfur. दाव तो बहुत ही कम क्वांटिटी में जिसको चाहिए होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, that is called micro nutrient. और ये आपके एग्जाम्पल होते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन और मोलिबेडिनियम। तो इनको हमने क्लासिफाई किया अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1954 में एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया था, जिनको हम बोलते हैं ट्रूगो, जिन्होंने इन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक्चुअली दे आर 17 इन नंबर, उनको क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जो प्लांट की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में काम आते हैं। एक्सेसरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ये एक्सेसरी को, जो प्लांट की एक्सेसरीज हैं, उनको ग्रोथ करने में काम आते हैं। एंड सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर बिहेव लाइक अ रेगुलेटर एंड द कैरियर्स, जस्ट लाइक पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सम ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलोबेडिनियम, क्लोरीन एंड बोरोन आज act like the catalyst and activators in nutrients which is required by the plant. So this is the classification. I have classified only on the basis of the amount and on the basis of the structure. अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि मेजर, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, और स्ट्रक्चर एलिमेंट, एक्सेसरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, रेगुलेटर एंड कैरियर्स एंड कैटलिस्ट एक्टिवेटर्स का क्या रोल है। क्योंकि जब हम देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या है और इनकी डेफिशिएंसी होने से इनको क्या क्या नुकसान होता है, तो जब से आपको समझ में आएगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको पता होगा, कभी आपने अपनी रिपोर्ट देखी होगी, कभी आपने अपना विटामिन डी या कोई भी रिपोर्ट
ये न्यूट्रिएंट से या विटामिन से लेके अगर आपने कोई टेस्ट कराया है तो आपको दिखता होगा कि उसमें एक लेवल दिया होता है, उस लेवल के अंदर डॉक्टर जो है वो डेफिशिएंट, जो लेबोरेटरी का जो इंचार्ज है वो उसको डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट, इन 3 फॉर्म में आपको लिख के देता है। अगर आप सफिशिएंट है तो कहेगा ठीक है इट्स ओके, डेफिशिएंट है तो आपको बताएगा, लेकिन आप इनसफिशिएंट है तो सबसे नीचे लेवल में आता है। तो इसी तरह जो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स का उसको भी डेफिशिएंट और इस तरह की रेंज में बांटा गया है। और एक दो तीन टर्म्स मैंने और यूज किए हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उनके कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। जस्ट लाइक व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इज लो एनफ टू लिमिट द यील्ड सेवरली एंड डिस्टिंक्ट deficiency symptoms are visible, then the element is said to be deficient. For example, phosphorus अगर किसी भी न्यूट्रिएंट के अंदर कम है तो आपको दिखेगा कि उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो जा रही हैं, तो यहाँ से लगेगा कि भैया उसके अंदर डिफिशियंसी है, वो फॉस्फोरस की है। एक होती है दोस्तों क्रिटिकल रेंज, इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये प्लांट की यील्ड है और ये न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन मीन्स कि कितना पानी में घोल के आप कितने कंसंट्रेशन के साथ उस न्यूट्रिएंट को फील्ड में क्रॉप में अप्लाई कर रहे हो, तो उसने उसको इस स्केल में रखा हुआ है। और हियर यू आर फाइंडिंग प्लांट यील्ड। तो जब वी विल ड्रॉ दिस ग्राफ यू विल फाइंड सम डिफरेंट टर्म्स लाइक स्टीनबर्ग इफेक्ट, डेफिशिएंट, ट्रांजिशन जोन, सफिशिएंट एंड एक्सेसिव और टॉक्सिक। आपको इस फिगर से ये चीज तो क्लियर होगी कि जो मेन चीज है जो हमारे लिए सबसे अच्छी है वो आपकी डेफिशिएंट और सफिशिएंट जोन के बीच में कहीं आ रही है, यहां आ रही है। क्योंकि अगर आप ज्यादा भी न्यूट्रिएंट दे देंगे तो वो एक्सेसिव और टॉक्सिक न्यूट्रिएंट हो जाएगा और वो भी प्लांट की ग्रोथ को हार्मफुल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर NPK का जो रेशियो दिया गया है, अगर आप उस रेशियो को बिगाड़ देंगे तो वो एक्सेसिव और टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट ग्रोथ के लिए। और एक चीज और, ये डेफिशिएंट और सफिशिएंट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्रिटिकल रेंज होती है। क्रिटिकल रेंज मींस कि इस रेंज के नीचे आपका कोई भी प्लांट न्यूट्रिशन है वो डेफिशिएंट फॉर्म में आ जाएगा और अगर उससे ऊपर है तो सफिशिएंट फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी क्रिटिकल रेंज है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे किसी भी फील्ड में पर हेक्टेयर 90 kg के आसपास का नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है वो अप्लाई करना है, तो वो बताएगा कि वो इस क्रिटिकल रेंज में है। अगर मैं इसको 90 से 110 ले जाऊंगा और या इसको 80 ले जाऊंगा तो वो डेफिशिएंट और एक्सेसिव टॉक्सिक जोन में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन फेज है, एक क्रिटिकल रेंज है। इस क्रिटिकल रेंज के आसपास ही आपको न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना चाहिए फील्ड के अंदर। सेकेंड, अब देखते हैं सफिशिएंट, जहां पर आपका कुछ आपने न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से ऐड कर दिया कि उसकी यील्ड जो है ज्यादा इंक्रीज ना हो बट कैन इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। मैंने जैसे आपको फिगर के अंदर बताया कि जब आप यहाँ पर एक लेवल पे आ जाते हैं और ज्यादा न्यूट्रिएंट आप ऐड करते हैं तो वो यील्ड तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन क्या करेगा कि भाई उसकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी को बढ़ाता रहेगा। तो वो क्या है कि सफिशिएंट जोन में आ गया, इसके ज्यादा आप मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आ गया, प्लांट यील्ड आपको मिल गया इस न्यूट्रिशन के एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो वो वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। एक्सेसिव और टॉक्सिक मैंने आपको बता दिया। एक्सेसिव और टॉक्सिक हार्मफुल क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन आल्सो यील्ड रिड्यूस यील्ड। फॉर एग्जांपल आपको N नाइट्रोजन इतना सफिशिएंट मात्रा में देना है कि वो फॉस्फोरस P और पोटेशियम की जो जगह है वो उस जगह को ना ले सके, क्योंकि आपको इन तीनों में एक बैलेंस बना के रखना है। तो एक्सेसिव क्या करेगा, दूसरा जो न्यूट्रिएंट है उसके साथ इम्बैलेंस करके आपकी क्रॉप यील्ड को डाउन कर देगा। हाँ, एक स्टीनबर्ड इफेक्ट होता है दोस्तों, वो मैं आपको समझा देता हूं इस फिगर से। स्टीनबर्ड इफेक्ट में इसने क्या बोला कि जब कोई भी प्लांट जो है वो डेफिशिएंट है और आप उसको न्यूट्रिएंट देते हैं तो वो सडनली क्या करता है, वो सफिशिएंट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो उस केस में क्या आता है कि ये जो आपका जो एक इफेक्ट आता है किसके कारण, डाइल्यूशन के कारण, कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है वो सडनली डाउन होता है। सडनली डाउन होता है जो प्लांट न्यूट्रिशन जब आप किसी भी डेफिशिएंट फील्ड में न्यूट्रिशन अप्लाई कर रहे हैं और वो मूव करता है सफिशिएंट साइड में, तो जो इफेक्ट आता है एक डाउनवर्ड मूवमेंट्स आता है न्यूट्रिशन में, दैट इज कॉल्ड स्टीनबर्ड इफेक्ट। इसके अलावा लग्जरी कंजप्शन आप समझ ही सकते हैं कि एक्सेसिव अति हर किसी चीज की बुरी होती है। तो न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट ओवर अ वाइड कंसंट्रेशन रेंज वेयरइन यील्ड इज अनअफेक्टेड। सो होता क्या है कि इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन above the critical range indicates that
plant is absorbing nutrient above that need for maximum yield. सिंपल सी बात, आपको एक पर हेक्टेयर यील्ड निकालनी है, आप उसमें कोई कॉस्ट इनपुट दे रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी पर हेक्टेयर जो NPK या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है और आप उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड लग्जरी कंजम्पशन, और आपकी जो पैदावार है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका लॉस क्या होता है, इट कैन रिड्यूस प्लांट यील्ड डायरेक्टली थ्रू टॉक्सिटी और इनडायरेक्टली बाय रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट बिलो क्रिटिकल रेंज। ग्राफ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉक्सिटी आने पर आपकी प्लांट यील्ड कम हो जाती है, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये कम हो रही है इस साइड में। और दूसरे भी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी क्रिटिकल रेंज से अगर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट देंगे तो वो क्या करता है, दूसरों की जगह लेके उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये है दोस्तों लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब आती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो मुझे काम आएंगे और जो मेरे क्रॉप प्रोडक्शन में या जो मेरे प्लांट है उसकी ग्रोथ में कैसे इफेक्ट करते हैं और उनकी कमी से हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है। तो फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे कार्बन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। लाइफ के लिए दोस्तों ये सारी चीजें बहुत जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा कार्बन जो है, जो स्केलेटन्स होता है जिस पर आपका प्लांट खड़ा होता है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हाइड्रोजन का क्या काम है, CHO की फॉर्म में। दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं। इट इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग शुगर्स इन द प्लांट। इट मेंटेन्स टर्गर रिजिडिटी, प्लांट को खड़ा करने की जो क्षमता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपकी हाइड्रोजन से आती है। एंड इट हेल्प्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या करता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद इन द प्लांट। द मेन वर्क डन बाय द ऑक्सीजन इज इट रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज to produce ATP. ATP is most important for the cells. तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आता है और जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके ATP में कन्वर्ट करता है। नाउ नाइट्रोजन का क्या काम है, इट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये डार्क ग्रीन कलर देता है प्लांट को, वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काम आता है। It requires formation of amino acids, proteins and nucleic acids, and it also increase acceleration utilization of the other constituents. अगर ये नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, पेड़ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड फॉलिएज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल येलो और लाइट ग्रीन कलर्स जो होते हैं वो लीव्स के हो जाते हैं, लो यील्ड्स आती है, और जनरली क्या होता है, पेल येलो के बाद आपकी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, फ्रूट्स जो है वो गिर जाते हैं। ये है नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस। उसके बाद फास्फोरस क्या करता है, इट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम्स, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसका मेन काम होता है रूट्स में। देखिए ये पत्ती के लिए हुआ, लीव्स के लिए हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके जो प्लांट का स्केलेटन है उसमें काम आते हैं। तो आप याद कर सकते हैं मोटे तौर पर कि ये भैया स्केलेटन में काम आ रहा है, ये आपका लीव्स में काम आ रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। फास्फोरस का काम आता है, रूट वर्ड याद कर लो। इट इंक्रीज द रूट नोड्यूल, इट इंक्रीज टिलर्स एंड रेशियो ऑफ द ग्रेन टू द स्टॉक इन क्रॉप्स, इट इंडिकेट्स अर्ली मैच्योरिटी, आप ज्यादा डालेंगे तो अर्ली मैच्योर हो जाता है। इट मेक्स प्लांट टॉलरेंट टू द ड्रॉट, कोल्ड, पेस्ट एंड डिजीज, इट इंक्रीज रूट ग्रोथ। तो मेन काम इसका रूट को बढ़ाने का है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आपकी रूट ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिर क्या होता है कि ब्लूइश ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर जो है वो लीफ के अंदर आ जाता है। अगर इस तरह का कलर आपको देखने को मिलता है तो सीधे आप पहचान कर सकते हैं कि इट इज अफेक्टेड ड्यू टू द unavailability of the phosphorus in the plant. So it suppress growth of the lateral buds, delay maturity of the crops. So the maturity, roots and these common words are used for the phosphorus. तो आप इस चीज को यहाँ से याद कर सकते हैं। Potato tubers show rusty brown lesions in the flesh. These are some important things which you can take from the phosphorus.
Now the potassium, it increase leaf efficiency and manufacturing of sugars and starch में it also help, it control the stomatal movement. याद रखना दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन आया था कि जो stomatal movement है वो किससे होता है, वो पोटेशियम से होता है. It play a catalytic role in activating the number of enzymes it required for maintenance of the cellular organization. It increase resistance to the disease, heat and moisture stress, and it also improves the quality of the fruits, flavors and size. So most common things are, this is useful for the stomatal movement and it also gives quality fruits, color and size. So जो fruits के अंदर जो changes आते हैं, उनकी क्वालिटी में जो चेंजेस आता है, कलर में जो चेंजेस आता है, इट इज ड्यू टू द पोटेशियम. अब इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, बुशी प्लांट ग्रोथ, लीफ मार्जिन टर्न्स ब्राउन, उस केस में ब्लू था, उससे पहले वाले केस में येलो था. तो याद रखना एनपीके वाला केस जो मैंने आपको बताया अभी, इट कॉज शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड्स एंड ड्राइंग ऑफ द शूट्स. डेफिशिएंसी कॉज ब्लैकनिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स एंड डैमेज इन स्टोरेज. अब कैल्शियम क्या करता है दोस्तों, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, इट रिक्वायर्ड फॉर meiotic activities. It activates enzyme phospholipids ATPase. It play primary role as a soil amendment. Important, most important, and it also helps to locate the sugar in the plants, and it neutralize organic acid which may become poison to the plant. So calcium is used for neutralization of the organic acid, and it also used for play a primary role in soil amendment. अब इसकी deficiency से क्या होता है, it affects the meristematic portion of the root and terminal buds of the plant stem. Root growth is stunted, marginal chloriosis occurred in the younger leaves, and the premature falling of the flowers and fruits in leguminous crops. So these are the effect of the calcium. Now some micronutrients are magnesium, sulfur and iron. Magnesium क्या करता है, it is a part of the chlorophyll molecules. It is required by the enzymes involved in carbohydrate metabolism, and it is essential for the activity of the enzyme, and it is usually needed by the plant for synthesis of the oil and fats. It increase crop resistance to the drought and the disease. अब इसके deficiency से क्या होता है, it increase chloriosis between the veins and the older leaves, and they may turn brown, and it also cause necrosis in the severe deficiency. Sulfur क्या करता है, it is a constituent of amino acids and vitamins involved in synthesis of the chlorophyll. It is required for the activities of the enzymes, and the pungent odor of the onion and garlic is due to the sulfur compound. Most important, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बट somehow कभी कभी क्या होता है कि आप किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम, किसी दूसरे जगह का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो पूछ लेता है भाई कि ऑनियन और गार्लिक के अंदर जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, इट इज ड्यू टू द सल्फर. एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सीड्स फॉर्मेशन. अब देखो नाबार्ड क्वेश्चन बनाएगा, कैसा बना सकता है भाई, सीड्स फॉर्मेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, और चार में से चार दे दिया, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और उसने मोलिब्डेनम बोल दिया. तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर जो है सीड फॉर्मेशन में काम आता है. इस तरह के क्वेश्चन आप यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द नाबार्ड. अब इसकी कमी से क्या होता है, क्लोरियोसिस होता है. इट डेवलप्स एंथोसाइनाइन विच इज फर्स्ट इन यंगर लीव्स. पिगमेंटेशन, पत्तियों पर दाने दाने पड़ जाते हैं. फ्रूट्स बिकम एबनॉर्मल शेप्ड, थिक स्किन एंड लेस जूसी. तो कब इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कुछ एक फ्रूट है जो बहुत लेस जूसी हो गया है, जिसकी एबनॉर्मल शेप है, वो किसकी कमी से हुआ, तो आंसर होना चाहिए सल्फर. ओके, नाउ आयरन, इट टेक्स पार्ट इन क्लोरोफाइल सिंथेसिस. It has a catalytic role in activities of the many enzymes, and it is active in the biological oxidation. इसकी कमी से क्या होता है, it cause interventional chloriosis which first appear in the younger leaves. Leaves become dry and peppery and later turn brown and necrotic. Chloriosis and mottle leaves in sugarcane. These are some after deficiency of this iron. इसके बाद देखते हैं दोस्तों मैग्नीज. मैग्नीज क्या करता है, it is activator of the enzymes in respiration and metabolism. It also activates many other enzymes. It helps in synthesis of chlorophyll
एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लोरोफाइल। तो क्लोरोफाइल के लिए आपने देखा होगा कई सारे हैं, आप उनका ग्रुप बना के भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है इसमें से, देखिए कि ये जो ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप है वो जो क्लोरोफाइल प्रोसेस में या क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम, जैसे पहले मैंने आपको बताया अभी, ये सल्फर, आयरन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्लोरोफाइल सिंथेसिस में काम आते हैं। देखिए ये भी है, ये था क्लोरोफाइल सिंथेसिस में। तो याद रखना कौन कौन से क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। अब इसकी कमी से क्या होता है, इट कॉज इंटरवीनल क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, द नार्कोटिक स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स, कॉज मार्श स्पॉट ऑन द पीस एंड ब्लाइट ऑन द शुगर केन लीव्स। तो मैग्नीज क्या करता है, आपने कभी पूछ लेगा आपको कि मटर के अंदर या पीस के अंदर ये जो मार्च स्पॉट आता है वो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से आता है, इट इज ड्यू टू द मैग्नीज। अब जिंक क्या करता है, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑक्सिन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इट टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, इट इज एसेंशियल फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड सीड प्रोडक्शन। अब इट कॉज, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इट कॉज इंटरवीनल क्लोरोसिस इज फॉलोड बाय द नार्कोसिस इन ओल्डर लीव्स, एंड इसके अलावा इट रिजल्ट इन शॉर्ट इंटरनोड्स। Khaira disease in rice is due to the zinc, and the white bird in maize is also happened due to the zinc, and plant shows a roseate appearance due to the deficiency of this zinc. Copper क्या करता है, it is required to carbohydrate and protein metabolism, it is activator of the enzymes, it is essential for the synthesis of vitamin A in the plant. याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है कि विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यूज करता है प्लांट, इट इज ड्यू टू द कॉपर, इट इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट। कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी से क्या होता है, द यंग लीव्स बिकम नार्कोटिक एट टिप पॉइंट, डेड टिश्यू अपीयर्स ऑन द टिप्स ऑफ द लीफ, मल्टीपल बर्ड फॉर्मेशन इन द लीफ एक्सिल, गम फॉर्मेशन इन द डाइबैक इन द सिट्रस। ओके, अब ये है बोरोन, जो छोटे छोटे हैं मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। हाँ, ये बोरोन, तो बोरोन से क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, इट हेल्प्स इन फ्लावर एंड पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो जो पोलन और फ्लावर्स में कौन हेल्प करता है, बोरोन। आपको मेन चीजें दोस्तों याद रखनी है। एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर इन द प्लांट। काफी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेथ ऑफ द शूट टिप्स, स्टंटेड लीव्स, ऑल्सो कॉज क्रैकिंग ऑफ द फ्रूट्स, एसोसिएशन विद द स्टेरिलिटी एंड मेल फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ से आपको बता दिया कि पोलन ग्रेन में हेल्प करता है, फ्लोर में हेल्प करता है। तो फ्लोर और पोलन ग्रेन से जितने भी रिलेटेड डिजीज है, जस्ट लाइक क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, स्टेरिलिटी, तो ये आपकी किससे होती है, बोरोन से होती है। मॉलिबेडियम क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर सिम्बायोटिक एंड फिक्सेशन एंड नाइट्रेट एसिमिलेशन, हेल्प करता है नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में। सो इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नाइट्रेट एंड रिडक्टेज एंजाइम। इसके ना होने से क्या मिलता है, डेफिशिएंसी क्या है, chloriatic intervenal malting of the basal leaves, which is followed by the necrosis. Its deficiency is caused with tail in cauliflowers. याद रखना दोस्तों इसको। It reduce activity of the nitrogen fixing organism, and लास्ट में क्लोरीन क्या करता है, it is involved in primary photosynthetic reaction. photosynthetic reaction में involved रहता है। It also involved in cyclic फॉस्फोराइलेशन में भी ये हेल्प करता है, इन्वॉल्व रहता है। अब इसकी कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, इट गिव्स विल्टेड अपीयरेंस टू द foliage, it cause stuffy roots with a lateral branching. So these are some macro, micro and secondary nutrients which I have discussed with you. अब दोस्तों इस पर जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which of the following mineral is required by the plants in larger quantities? तो देखें, आपको याद होना चाहिए कि मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी, प्राइमरी कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे, उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो याद होगा कि आपको फास्फोरस कैसा था, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फास्फोरस, जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय द प्लांट्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी? तो देखें यहाँ पे फास्फोरस, कार्बन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रो कौन सा था। तो माइक्रो आपका दोस्तों था सोडियम। क्या होता है इससे, एलिमेंट्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट, जस्ट लाइक सोडियम, जिंक, बोरोन, etc आर सब एग्जांपल ऑफ द ट्रेस एलिमेंट।
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज डार्क ग्रीन कलरेशन ऑफ द लीव्स। तो देखो इसका आंसर है दोस्तों फास्फोरस। एक्चुअली क्या करता है, फास्फोरस डेफिशिएंसी in a plant can lead to the formation of the dead tissue in the leaf, which is called necrotic spots and cause dark green color of the leaf. दिखाता हूं आपको, मैंने कहां बताया था, यहां बताया था फास्फोरस। दिखाई रहा क्या करता है ये, डार्क ग्रीन कलर। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा आपसे। दो चार चीजें मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए डाली हैं, बट ये जो चीजें मैंने कवर की हैं, ये जो आपको न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, ये काफी हद तक आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दोस्तों ये थे मेरे तरफ से आज के लिए। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले लेक्चर में देखिए हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।